वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर इरफान फ़ानी जो हैं वो अपना हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ कुछ कहना चाह रहे थे। एक तो डॉक्टर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, साथ ही इस सवाल को भी ले लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो अमेरिका और अरब ममालिक जो हैं उनकी तरफ से जो करारदाद तैयार की गई है उस पर वोटिंग की बात की जा रही है, क्या रूस और चीन जो है इससे कामयाब होने देंगे इस करारदाद को? देखिए, ये तो पहले ही मतलब एक दो दफ़ा पहले भी बहरीन ने ये कोशिश की थी और दीगर ममालिक के साथ मिलकर के एक ऐसी करारदाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से लाई जाए कि जिसके अंदर स्टेट ऑफ हरमूज़ के फ्रीडम की बात हो कि उसके ऊपर ईरान जो है ये टॉल नहीं ले सकता, और दूसरा ये है कि इस जंग बंदी के हवाले से या ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के हवाले से उसको रोका जाए। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान का किरदार भी बड़ा न्यूट्रल रहा, और दूसरी तरफ हम रूस और चीन जो है उन्होंने भी इसको जो है इसके ऊपर वोटिंग ना की बल्कि इसके खिलाफ वोट किया। और आने वाले वक्तों के अंदर भी कोई भी ऐसी करारदाद होगी, अभी चीन के अंदर जो दौरा किया गया था ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके अंदर एक बहुत बड़ा इम्कान यह भी था कि शायद वो ये बात करेंगे कि इस करारदाद के हवाले से जो चीन है वो अपने रद्द अमल को जरा तब्दील करे और इस करारदाद की फेवर में जो है वो बात करे। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के जाने के फौरन बाद रूस को जो दावत दी गई चीन के अंदर आने की, इसके अंदर भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम था कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कि रूल बेस्ड ऑर्डर है, उस ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ और निगहबानी जो है वो इस वक्त चीन और रूस जो है वो आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की करारदाद कि जिसके अंदर आपने एक अनलॉफुली अनप्रोवोक्ड अटैक जो है वो ईरान के ऊपर किया। उससे पहले भी आप देखते हैं कि पहले जैसे एक वक्त था 1970 के अंदर जब वाटर गेट का एक स्कैंडल आया, तो उस स्कैंडल के नतीजे में रिचर्ड निक्सन जो है वो उसको जाना पड़ा था। अब हम जिस दुनिया में जिंदा हैं कि हर रोज ऐसे स्कैंडल सामने आ रहे हैं और अनलॉफुल एक्टिविटीज आपको अमेरिकी सेनेट ने वो जंग दोबारा ना करने के ऊपर कदगन लगा दी है। अब वो यकीनन उनकी पार्लियामान में भी जाएगा, तो उसके अंदर भी वहां पर भी ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो ट्रंप साहब है दोबारा जंग शुरू शायद ना कर पाए किसी सूरत भी, वहां वोटिंग हो सकती है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना ज़हन ये बना चुके हैं कि अल्टीमेटली उन्होंने करनी तो डील है, लेकिन वो डील को आप देखें, उनके जितने भी ट्वीट्स का आप कंटेंट एनालिसिस करें ना, तो वो अमेरिकन मीडिया को रगड़ा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ये पता है कि उस डील के नतीजे में अमेरिकन मीडिया जो है वो इसको फेलियर के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा, इसको एक विक्ट्री के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लिहाजा वो प्रीएम्प्टिवली अमेरिकन मीडिया को निशाना बनाते हुए नजर आते हैं कि अभी से उसको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, क्योंकि और ये वो सारे की सारी चीजें हैं जिससे मैं ये समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप है वो एक डील का जहन बना चुके हैं, और आने वाले चंद दिनों के अंदर वो डील जो है वो इंशाल्लाह हमारे सामने भी होगी। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो मिलिटरीली अमेरिका को इस जंग से फायदा हुआ कि हमने उनकी नेवी तबाह कर दी, हमने इनकी एयरफोर्स तबाह कर दी, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, उस मैट्रिक्स के ऊपर इस जंग की विक्ट्री को रिप्रेजेंट किया जाए, ना कि स्ट्रेटेजिक बुनियादों के ऊपर मीडिया जो है वो इसको रिप्रेजेंट करे। ठीक है फैज़ साहब, ये अब कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि अगर इस्लामाबाद के अंदर या तो ये जो आइंदा बैठक है वो हो सकती है, या फिर कतर के अंदर जो सफारत खाना है पाकिस्तान का वहाँ पर भी कोई बातचीत की जा रही है। क्या इतलात है आपके पास कि अगर ये मामला जो है ये अगले चंद दिनों के अंदर सामने आता है तो कहाँ ये जो मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होंगे और डील कहाँ अनाउंस होगी, इस्लामाबाद अकॉर्ड हो पाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर मुल्क के अंदर हर मुल्क का सफारत खाना मुतहर्रक है, फ़ाल है, इस पर गुफ्तगू हो रही है, और ख़ास तौर पे वो ममालिक जो मशरिक़ वुस्ता में है, उसमें कतर है, बहरीन है, उसमें UAE है, उसमें कुवैत है, उसमें सऊदी अरब है और दीगर जो ममालिक हैं, वहाँ पे डेली बेसिस पे ही नहीं, आर्ली उस पर चीज़ें हो रही हैं। और उस पर मैं जाना नहीं चाहता साइफर क्या होता है, लेकिन उसमें डेफिनेटली आपस में गुफ्तगू भी हो रही है, पैगामात भी भेजे जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये होनी ही होनी है। आपने जो बात की कि इस्लामाबाद टॉक्स की, मैं एक प्रोग्राम में कह चुका हूं, तो मेरा अभी तक उस पर तयक्कुन है। मैंने अब्दुल कयूम सिद्दीकी के प्रोग्राम में अमल मंसूर साहब भी बैठे थे और तैयब बलोच भी, तो मैंने उससे बड़ा खुल के कहा था कि स्टाम्प पेपर जो है ना वो इस्लामाबाद से जारी होना है। अच्छा। और वो मुआहदा उसी स्टाम्प पेपर पे होगा जो इस्लामाबाद से जारी होगा। और ये जहां जहां देखें, चाइना की हमने बात कर ली, रशिया की बात कर ली, अमेरिका की बात कर ली, हमने सऊदी अरब की बातें की, हमने मशरिक़ वुस्ता की बातें की, लेकिन जिसने ये दाग बेल डाली थी
जिसने सबसे पहले ये चीजें की थी। और देखिए ये अभी डॉक्टर साहब जिस फरमा रहे थे, मैं तो एक और बात भी कहूंगा कि जहां कांग्रेस डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स तैयार कर रही है और उनके जंगी जो वो हुक्मनामा है उसको महदूद किया जा रहा है, उसको पाबंद किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारे इदारे अमेरिका के अंदर बैठ के इसराइल के हवाले से और ईरान के हवाले से और पूरी दुनिया के हवाले से भी रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं कि इसराइल के कहने पे अगर हम इस जंग में कूद चुके हैं, हमारा नुकसान कितना है, हमारा फायदा कितना है, उन्हें भी ये बताया जा रहा है, उधर भी रेट बताया जा रहा है, उधर भी मूड बनाया जा रहा है। लिहाजा ये सारी चीजें हो रही हैं। अमेरिका इस वक्त खेल रहा है और अमेरिका इस खेल में मुझे लग रहा है कि वो बहुत सारी चीजें भी जो उसकी जो हासिल करना चाहता है वो हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद किसी ऐसे मसले में चला जाए कि जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसके लिए आ जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी सतह पे अगर देखा जाए तो चाइना ने, रशिया ने जिस किस्म का बयान आप जिस तरह अभी खुद कह रहे थे, सवाल में भी ये बता रहे थे और पूछ भी रहे थे कि एक बहुत वाज़े पैगाम दे दिया है। इसी तरह पाकिस्तान का पैगाम भी बड़ा वाज़े है, क्योंकि वाज़े इसलिए है कि हम हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज उनको भी बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर हमने पूरी दुनिया को ये भी बता दिया है कि अफगानिस्तान के पीछे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के साथ इसराइल खड़ा है, तो हमें ये ना समझे कि हम सिर्फ सुलह कराते रह जाएंगे। हमें अपने दिफा का भी पूरा हक है, हम कहाँ पे खड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम नहीं कह रहे कि, अब मैं नहीं कहना चाहता किसी स्क्रीन पे कि हम कहाँ तक मार कर सकते हैं, लेकिन सबको पता है कि हम कहाँ पहुंच सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं और किस किस तरह कर सकते हैं। हम डिप्लोमेसी के जरिए क्या कर सकते हैं, जंगी आलात के जरिए क्या कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये भी ज़हन में रखिएगा कि अगर अमेरिका को ये जोम है, इसराइल को ये जोम है, अगर ईरान को भी अपने वल्लों ये जोम है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि हम चाइना के साथ खड़े हैं। और आप क्या समझते हैं कि अगर हम अमेरिका की सालसी करा रहे हैं ईरान के साथ, तो चाइना को एतमाद में नहीं लिया गया होगा? क्या रशिया को पता नहीं होगा? क्या बांग्लादेश हमारे साथ एक ही सफ में नहीं खड़ा? क्या इंडोनेशिया, मलेशिया नहीं खड़े? क्या सऊदी अरब नहीं खड़ा? लिहाजा अब ये चीजें जो होंगी, अगर डोनाल्ड ट्रंप या इसराइल की किसी उंगली पे या इशारे पे वो कोई ऐसी चीज करेगा, तो पाकिस्तान वो किरदार अदा कर सकता है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लिहाजा हमारी, हाँ, हमें अपने तई हमें ये जरूर करना चाहिए कि इत्तेहाद का मुजाहरा करें और छोटी छोटी ये सियासी चपकलेशें जो है 26 नंबर चूंकि इस्लामाबाद की बंद करवा दें और GHQ के सामने फिर मुजाहरा कर दें, इससे बाज आना होगा। असल हमें जरूरत इस चीज की है, हमारी जो स्टेट की पॉलिसी है, नो डाउट कि ईरान भी हमसे मोहब्बत है, तशक्कुर पाकिस्तान कह रहा है, और सऊदी अरब में और वहाँ पे शुक्रन पाकिस्तान कहा जा रहा है, और थैंक यू पाकिस्तान अमेरिका में कहा जा रहा है। जब थैंक यू, शुक्रन, तशक्कुर कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि हम कहीं ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां हमारे इशारे भी चल रहे हैं और हमारे इशारा अबरू पे बहुत कुछ हो सकता है, मगर हम अभी उसके लिए नहीं कह रहे। हम ये कहते हैं कि हिद्दत और शिद्दत हम तक किसी भी सूरत पहुंची तो छटांगे नहीं। और ये डोनाल्ड ट्रंप पे भी वाजे है, एवे नहीं डोनाल्ड ट्रंप जो किसी को नहीं छोड़ता और किसी को छेड़ने से बाज नहीं आता, एवे नहीं इंसान बनया, हमें सारा पता चली। ठीक है AVM साहब, ये वहां तो वैसे बड़ी सुबकी हो रही है। कल एडमिरल कूपर साहब को, जो वो कांग्रेसमैन है मोल्टन, उन्होंने खासा टफ टाइम दिया और जो बिल्कुल वो उन्हें लाजवाब करके रखा। फिर जो ये करारदादें पास इस तरह की हो रही हैं और जो सिचुएशन है इंटरनल भी उसकी अमेरिका की, वो सब अपनी जगह है, ये तो हो ही रहा है। लेकिन ये जो जिस मल्टीपोलर जो वर्ल्ड की आपने बात कही थी, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाया जाए। आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो अपनी, क्योंकि वो डी-डॉलराइजेशन किसी सूरत कबूल नहीं करेगा, वो यूएनाइजेशन को भी कबूल नहीं करेगा, आपको लगता है कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है अमेरिका से जो ताकत का जो जिसे कह लीजिए हम्मा है, ये चीन के सर बैठने तक का जो वक्त है, आपको लगता है कि ये अमेरिका जो है वो इसको आसानी से ट्रांजिशन कर देगा या वो बहुत टफ टाइम देगा तमाम दुनिया के ममालिक को? अगर हम हिस्ट्री पढ़ें और उसमें जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स को हम ज़वाल पजीर होते देखें, तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स होते हैं। और अमूमन देखा ही गया है कि जो एम्पायर्स हैं वो अपनी गलतियों की वजह से इम्प्लोड होती हैं। वो ऐसे इक़दाम उठाते हैं या ऐसी कैंपेन्स करते हैं जो
उनके लिए नुकसानदेह साबित होती। और अमेरिका एग्जैक्टली यही कर रहा है। इस वक्त अमेरिका की अपनी इकोनॉमी, अमेरिका के अंदर जो एक विलिंगनेस थी लोगों में अपनी सुप्रीमेसी को वो बड़ा चैरिश करते थे, वो चीजें भी एरोड होना शुरू हो गई। और फिर जिस तरह से अमेरिका ने यूएन को जो है ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि रबर स्टैंप बना दिया करने की कोशिश जी, उसको बाईपास कर रहे हैं मुख्तलिफ मामलात में, बहुत सारे इदारों से वो खुद निकल गए हैं। क्लाइमेट चेंज जो इस वक्त सारी दुनिया का जिस पे कंसेंसस है, तो अमेरिका उसको मानने मसला ही नहीं मानता। नेटो अलायंस को उन्होंने जो है उसको अबैंडन कर दिया है। यूरोप के साथ उनके मसाइल हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इनका जो एक्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा वो ही इनकी सुपर पावर स्टेटस को खराब कर रहा है। तो इसलिए, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो कोई भी अपनी इस तरह की जो पोजीशन है उसको कोई रख के तो वो किसी दूसरे मुल्क या दो मुल्कों को नहीं हैंड ओवर करेंगे। लेकिन बहरहाल एक प्रोसेस सेटिंग हुआ है और इट इज मैटर ऑफ टाइम कि वो कितनी जल्दी या कितनी देर में वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक डॉक्टर साहब, ये जो कितनी देर में, ये 10 साल भी लग सकते हैं, एक दिहाई का अरसा भी हो सकता है, कुछ भी टाइम फ्रेम हो सकता है, जो डिपेंड करेगा कितनी गलतियां ज़्यादा होंगी या कितनी कम गलतियां की जाएंगी। लेकिन ये बात तो तय है क्योंकि चीन ने जिस दिन अमेरिका की जो पाबंदियां हैं उसको कह दिया था कि मैं नहीं मानता, और अब यूरोप भी आपने देखा कि रूस के साथ तेल लेने के ऊपर खुद ही पाबंदियां नरम करके उनसे तेल की वो कर रहा है, एग्रीमेंट्स कर रहा है, चीन के साथ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं मुख्तलिफ तरह के। तो ये जो चेंज है, ये आपके ख्याल से ये जो टाइम है, ये कितना वक्त ले सकता है? इस सारी ट्रांजिशन को कितना वक्त लग जाएगा आपके ख्याल से? जी निशात साहब, देखें, जब हम अक़वाम आलम के अंदर मुख्तलिफ अक़वाम के अरूज या ज़वाल की दास्तानों को पढ़ते हैं ना, या तारीख़ की स्टडी करते हैं, तो जब भी कोई अक़वाम लॉज को, कवानीन को, असूल या जवाबत को अपने पाँव तले रोंदना शुरू कर देती है ना, तो समझ लें कि वो दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ एन अम्पायर। तो किसी भी सल्तनत का, किसी भी अम्पायर का, किसी भी मुल्क की सुपर पावर का जवाल तब शुरू हो जाता है जब आप असूल ज़वाबत और कवानीन, चाहे वो डोमेस्टिक आपके लॉज हों, स्टेट लॉज या इंटरनेशनल लॉज हों, जब आप उनको अपने पाँव तले रोंदना शुरू कर देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एग्जैक्टली इस वक्त अमेरिका के साथ यही कुछ कर रहा है। इससे पहले जितने भी अमेरिका में प्रेसिडेंट्स आए हैं वो अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन किसी ना किसी तरह से आप देखते हैं कि वो इंटरनेशनल लॉ का पास रखते थे। इराक में भी आपने आना था तो आप सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ गए, आपने अफगानिस्तान में भी आना था तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भरम था आपके पास, लीबिया में भी आपने आना था तो आपने सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्ट था उसके तहत वहां पे चले गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आकर अक़वाम मुत्तहिदा हो या दुनिया के अंदर जितने भी अदारे हैं, उन अदारों की जो साख थी, आलमी साख, उसको अपने पांव तले इस तरीके से ह्यूमिलिएटेड उनको किया है और उसको इस तरीके से रोंदा है कि पूरी दुनिया में उसके खिलाफ इस वक्त एक अग्रेशन भी है और एक गुस्सा भी है। अगरचे अमेरिका की मिलिट्री पावर को लेकर दुनिया खामोश हो जाती है, वक्ती तौर पर कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, लेकिन देखें जो चीन है ना दूसरी तरफ, उन्होंने अपनी शी ने अपनी तकरीर के अंदर डॉक्टर साहब उसका भरम भी टूटता जा रहा है। अगर ईरान F-35 गिरा देता है तो फिर ये भरम भी कहीं ना कहीं अब डामाडोल ही है, मतलब ये कहने की हद तक ही है या भरम ही रह गया। जी जी शाह साहब, जो सदर शी ने एक बात की थी, थ्यूसिडिडिस जो था उसके ट्रैप की बात की थी। हाँ जी, हाँ जी। थ्यूसिडिडिस जो था वो बुनियादी तौर पर रोमन एम्पायर के अंदर एक बहुत बड़ा जर्नल और हिस्टोरियन था, एक तरफ स्पार्टा और एक तरफ एथेंस। जो स्पार्टा था वो उस वक्त की डोमिनेंट पावर थी और एथेंस जो था वो उस वक्त इमर्जिंग पावर थी। अब इन दोनों पावर्स जो थी, जो डोमिनेंट पावर होती है ना, उसके अंदर जो सेंस ऑफ फियर है कि जो इमर्जिंग पावर है ये कल को आके मेरी जगह ले लेगी, तो उसको एक ऐसे एस्केलेशन ट्रैप के अंदर ले आती है जहां पे वो दोनों ताकतों को अल्टीमेट एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जाना पड़ता है। तो शी उनको ये कहते हुए नजर आए थे कि देखिए ताइवान के इशू को लेकर आपने इसको मिस हैंडल किया और आप इस ट्रैप के अंदर आ गए तो ये एक क्लैश नहीं होगा, ये एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। और देखें जिस तरह की पॉलिसी तारीख के अंदर अमेरिका ने रखी है ना, 1776 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक,
अमेरिका दुनिया के किसी बड़े झगड़े के अंदर पड़ता हुआ नजर नहीं आता आपको। वो एक आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी पे था। और चीन भी इस वक्त बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है कि वो अभी दुनिया की सुपर पावर या उसकी लगाम थामने की पोजीशन में नहीं है, और वो खुद भी थामना नहीं चाहता है। वो कहता है कि मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जा रही है और तमाम पोल्स को हक है को अपने तरीके से बिहेव करें। लेकिन एक ऐसा वाकया जिस दिन ईरान को अमेरिका के सामने खड़ा होने पड़ा, वो अमेरिका के लिए पर्ल हार्बर का वाकया होगा। जिस तरीके से जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक करके अमेरिका को सेकंड वर्ल्ड के अंदर रगेद दिया, और उससे पहले तक दुनिया में अमेरिका सुपर पावर नहीं थी। और आप देखते हैं कि फिर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब फेंके गए और उसके बाद अमेरिका किसी से पकड़ा नहीं गया। चीन को एक इस तरह का इंसिडेंट चाहिए है, और जिस दिन वो इंसिडेंट आ गया तो वो काम 5 साल में भी हो सकता है, ये काम 2 सालों में भी हो सकता है, और इस पे 20 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, इस वक्त जो फैजी साहब ये सारा मामला है चीन का और अमेरिका का, ये तो एक तरफ है, लेकिन पाकिस्तान जिस सतह पर हम अपने आप को रीजनल नेट स्टेबलाइजर कहते हैं, ग्लोबल पीस का जिसे कह लीजिए, हम इस वक्त झंडा भी उठाए हुए हैं। आपको क्या लगता है, भारत तो खैर पता नहीं कहाँ रह गया, लेकिन हम जो है इसको इकोनॉमिक ट्रांसलेशन जो इसकी है, आम आदमी के लिए जो इसकी ट्रांसलेशन है, वो आपको कहीं होती नजर आ रही है? क्योंकि कुछ बातें ऐसी सुनने में आई हैं, गवादर में रूस और कुवैत और कुछ ममालिक को इन्वेस्टमेंट की दावत दी जा रही है। क्या ये इकोनॉमिक ट्रांसलेशन इसकी हो पाएगी? कि नौशाद साहब, मैंने पहले भी ये कहा था कि एक वक्त वो था कि जब कराची की बंदरगाह को तबाह करने के लिए वहाँ पे हलाकतें थी, बोरीबंद लाशें थी, कर्फ्यू थे, और हमने उसका नुकसान उठाया। और कौन फायदा ले गया? ईरान से ज्यादा शायद कोई और मुल्क ले गया। फिर उसके बाद जब हमने गवादर की बात की 1956 में, हम ये गवादर खरीदने की बातें करते हैं, 56 में खरीद लेते हैं, और फिरोज खान नून के वजीरे खारजा होने के बाद, वजीर आजम बनने के बाद ये ले लेते हैं। तो आज तक फंक्शनल क्यों नहीं हो सका? उसमें ईरान, हिंदुस्तान भी था जो नाकाम करना चाह रहा था, यूएई भी था किसी भी सूरत में। लिहाजा हमने ये देखा कि अब हम उस सतह पे आ गए हैं कि जहां हमारी जब भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है उसमें एलामिया जारी होता है, या वज़ीर आज़म जब मिलते हैं और बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार हमें हमारे खिलाफ साजिशें क्यों करते हो। लिहाजा हम उस सतह पे आ गए हैं कि जब आप नाए हुर्मुज़ के असरात बाकी सब पे पड़े तो गवादर की अहमियत 2 चंद हो गई और ज्यादा हो गई। और उसमें मैं खुद वहाँ कई दफा जा चुका हूँ, प्रोग्राम्स कर चुका हूँ। लिहाजा हमें माली फवायद होने चाहिए, और अगर हम इस तरफ चल पड़े, मैं आपके प्रोग्राम में एक और भी बात कर दूं, हम जब ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की बात करते हैं और उन इलाकों की बात करते हैं, तो वहाँ से हम नहरें भी निकाल सकते हैं जिस पे काम भी हो सकता है। हम बलूचिस्तान को सैराब कर सकते हैं, वहाँ की सबसे आला फसलें ले सकते हैं। हम उस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। मैं खुल के बात इसलिए नहीं कह रहा कि दुश्मन फिर जो है वो कान खड़े कर लेता है, पता तो उनको होता है, लेकिन मैं ये अपने अवाम के लिए, आपके लिए, अपने लिए उसको खुशखबरी समझता हूँ कि हमने बलूचिस्तान को जब अहमियत देना शुरू कर दी और बलूचिस्तान के अंदर मामलात बेहतर कर लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान जगमगा उठेगा, पूरे पाकिस्तान की फसलें सैराब होंगी, पूरा पाकिस्तान मुआशी तौर पे। और हाँ, कठिन मराहिल हैं, जो माजी की गलतियां हमने खुद ही की हैं, जिससे भी की हैं, जिस इदारे की तरफ से भी हुई हैं, वो अगर हम उस पर सजदा सैफ कर लें और अपने गुनाहों की माफी मांग के आगे चलना शुरू हो जाए, जो कि हो चुके हैं। और हाफिज साहब पे मुझे यकीन है, तयक्कुन है कि जो है जी, कल वो कोयटा के अंदर वो भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे। और एक और भी आपको खबर दे दूं कि हज के बाद, यानी कि ईद के बाद, पाकिस्तान में एक दफा फिर मुज़ाकरात का दौर शुरू हो रहा है। अभी की लेटेस्ट खबर है, और अल अरबिया टीवी ने भी ये चलाई है, दीगर चैनल भी ये चला रहे हैं, मेरे ज़राए भी ये कह रहे हैं कि ईद के बाद और हज के बाद ईद होगी डेफिनेटली, तो उसके बाद हम एक दफा फिर इस्लामाबाद को अपने लिए बंद समझेंगे, पूरी दुनिया के लिए ओपन समझेंगे, और इसी में से खैर निकलेगी, इसी में से बेहतरियां निकलेंगी। थोड़ी सी मुश्किलात शहरियों को होती हैं, तो शाह साहब मैं आपकी वसादत से शहरियों को भी ये कहना चाहता हूँ, बड़े खुश थे यहाँ के इस्लामाबाद के लोग, सोशल मीडियम पे ना जाया कीजिए। और आवाम को भी मैं ये कहूँगा, बड़े कॉज के लिए छोटी छोटी सड़कें अगर बंद भी हो जाती हैं, लेकिन आपदाए हुर्मुज़ खुल जाती है, मुआशी तरक्कियाँ हो जाती हैं,
फ़िज़ाई राब्ते बहाल हो जाते हैं, मुआशी तौर पे हम मजबूत हो जाते हैं, तो इससे खूबसूरती और क्या हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जवाद फैज़ी साहब, आपका भी, एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब आपका भी, डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब आपका भी। खुशखबरी सुनाई है जवाद फैज़ी साहब ने, अल्लाह करे कि ये बाहर आए, क्योंकि यही वो ये जो सोशल मीडिया क्या कहता है या ये छोटी छोटी तकालीफ मैटर नहीं करती। यकीनन जब बड़ी कॉजेज़ होती हैं तो उसके लिए तकलीफ़ भी उठाना पड़ती है, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ती है, और उस मेहनत के नतीजे में फिर कौमें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। हम बहुत सा सफ़र तय कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने जो हमारा जो अज़ली दुश्मन है उससे हम बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन अभी हमें बहुत सा सफ़र तय करना है, जिसको इंतहाई समझदारी और अक्लमंदी के साथ हमें तय करना है। आपसी इत्तेहाद जो है, सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें अगर होंगी तो हमें फिर कोई दुनिया के अक़वाम आलम में फ़ख्र के साथ खड़े हुए उनके दरमियान खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। आज तक के लिए इतना ही, कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।